नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं दो बहुत ही विवादास्पद मुद्दों पर बात करने जा रहा हूं। एक का ताल्लुक क्रिकेट से है और दूसरे का इतिहास और राजनीति से है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद। उन्होंने एक ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, और जिसमें रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कई भारतीय कप्तानों से उनकी तुलना की और कहा कि उनका वज़न ज़्यादा है, उनको फिट होना चाहिए, एक कप्तान के नाते तो ज़रूर ही होना चाहिए। यानी उन्होंने रोहित शर्मा के प्रति अपनी एक अरुचि दिखाई, या यूँ कह लें कि वो उनकी पसंद के कप्तान नहीं थे, ये उन्होंने जताया। अब इसमें विवाद की बात क्या हो सकती है? पूरी जो क्रिकेट जमात है, बिरादरी है, चाहे उसमें खिलाड़ी हों, कमेंटेटर हों, एक्सपर्ट्स हों, सब मानते हैं कि रोहित शर्मा की जो फिटनेस है वो ठीक नहीं है। वो शारीरिक तौर पर उनका वज़न ज़्यादा है, वो थुल है, मैदान में उनकी वो चुस्ती फुर्ती देखने को नहीं मिलती है जो दूसरे खिलाड़ियों की। अगर आप विराट कोहली से तुलना करें या किसी और खिलाड़ी को ले लें, उसके मुकाबले उनकी फिटनेस उस तरह की नहीं है। और ये भी माना जाता है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी उनकी जो गई थी, उसकी एक वजह उनकी फिटनेस भी थी। अब किसी खिलाड़ी की फिटनेस पर अगर प्रश्न किया जाए तो इस पर किसी को बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा अपेक्षा की जाती है कि वो फिट रहे। ऐसे कामों और ऐसे खेलों में जहां शारीरिक फिटनेस का बहुत महत्व होता है, ये प्रश्न तो किया जाएगा। और ये पहली बार नहीं किया था शमा मोहम्मद ने, उनके पहले बहुत सारे खिलाड़ी भी कर चुके थे, जैसा मैंने कहा। तो इस पर क्यों विवाद खड़ा किया जाना चाहिए था? लेकिन विवाद खड़ा हो गया, और विवाद खड़ा किया गया और उसको ऐसा मोड़ दे दिया गया जो बहुत ही घृणास्पद है, जहरीला है और सांप्रदायिकता से लबरेज है। और इसमें देश का एक नंबर 1 कहा जाने वाला चैनल की एक रिपोर्टर भी शामिल हो गई, जिसने इस पूरे विवाद को एक हिंदू मुस्लिम विवाद में तब्दील कर दिया। और जाहिर है कि फिर तो आप जानते हैं कि ऐसे मौक़ों पर होता क्या है, जंग छिड़ जाती है दोनों पक्षों के बीच में। सोशल मीडिया में भी जंग छिड़ी, शमा मोहम्मद को कोसने की, गरियाने की, उनके देशभक्ति पर संदेह करने की, तमाम तरह की बातें हुई। यहाँ तक कि ये भी कहा जाने लगा, जैसा कि आमतौर पर उग्र हिंदुत्ववादी करते हैं, कि पाकिस्तान चले जाओ या पाकिस्तानी हो। इस तरह के कमेंट्स भी आने लगे। शमा मोहम्मद इस कमेंट से जाहिर है कि चिंतित हुई, घबराई भी, और उन्होंने सफाई भी दी। लेकिन उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्टी, जो कि ऐसे मौक़ों पर अक्सर दुम दबा लेती है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि अगर उनकी पार्टी का कोई नेता सच कह रहा है या उसने कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो आपत्तिजनक मानी जानी चाहिए, तो उसके साथ खड़े होना उसका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन वो भी घबरा जाती है जब हिंदुत्ववादी या उग्र हिंदुत्व के लोग लाठी वाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, बकैती और लठैती करने पर आमादा हो जाते हैं, तो वो भी घबरा जाती है और तुरंत अपना पल्ला झाड़कर एक किनारे हो लेती है, जो इस मामले में भी उसने किया। सवाल उठता है कि क्या इस तरह की टिप्पणियों को इस तरह का रंग दिया जाना चाहिए? अगर सपोज कीजिए कि मैंने ये टिप्पणी की होती, मैंने प्रश्न उठाया होता रोहित शर्मा की फिटनेस पर, और मैं मानता भी हूँ कि रोहित शर्मा फिट नहीं है, उनका वज़न ज़्यादा है, उन्हें घटाना चाहिए अगर क्रिकेट खेलना है तो, या कोई भी खेल में अगर इस तरह का थुल खिलाड़ी हो तो उसको ये कहा जाना चाहिए कि अपना वज़न घटाए। अगर मैं ये टिप्पणी करता तो क्या हिंदुत्ववादी इसे हिंदू मुसलमान का रंग देते? क्या इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का रंग देते? क्या वो मेरी जाति पर, मेरे धर्म पर आक्रमण करते और उसके आधार पर मुझे देशद्रोही, गद्दार वगैरह कहते?
नहीं करते, क्योंकि ये एक राजनीतिक हथियार बना लिया गया है। और अगर किसी भी विवाद में कोई अल्पसंख्यक, कोई मुस्लिम उसकी किरदार हो उस विवाद का, तो फिर उसको उसके धर्म तक ले जाया जाता है, उसके धर्म को कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसकी देशभक्ति की परीक्षा सब लेने लग जाते हैं, जो कि शमा मोहम्मद के केस में हम साफ साफ होता देख रहे हैं। ये बड़ा ही आपत्तिजनक भी है और बहुत ही दुखदाई भी है कि हिंदुस्तान का नागरिक होने के बावजूद उनकी देशभक्ति पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाएं वो लोग जिनकी खुद की देशभक्ति प्रश्नांकित होती रहती है। पूरे आज़ादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि वो अंग्रेज़ों की भक्ति में लगे हुए थे, अंग्रेज़ों की सेवा में लगे हुए थे, अंग्रेज़ों के मददगार थे। और न केवल मददगार थे, बल्कि जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे। उन्होंने गांधी का विरोध किया, नेहरू का विरोध किया, और कांग्रेस की तमाम नीतियों का विरोध किया। जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसका विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसके लिए उन्होंने लोगों को आह्वान किया ज्वाइन करने का, उसका विरोध किया सावरकर ने, और कहा कि वो उसमें शामिल होने के बजाय अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हों। तो जिनका इतिहास इतना कलंकित रहा है, जो अभी तक उनके दाग छुड़ा नहीं पाए हैं, वो किसी दूसरे के को और केवल धर्म के आधार पर कैसे उनकी देशभक्ति को संदेह में डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास भी है, विडंबना भी है कि ऐसे लोग आज इतने ताकतवर हो गए हैं, उनकी मीडिया में इतनी पकड़ हो गई है, पहुंच हो गई है, वो सत्ता पर काबिज हैं, और वो इन सब ताकतों का इस्तेमाल करते हुए एक अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करते हैं, उनकी छवि को कलंकित करने की कोशिश करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, और इस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जब भी विवाद आएँ तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसे धर्म से जोड़कर एक नई कहानी गढ़ी जा रही है तो उसका क्या मायने हैं, ये बहुत ही स्पष्ट है इस मामले में। एक जो दूसरा विवाद है वो फिल्म छावा को लेकर है। हम सब जानते हैं कि छावा एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है, और इसमें जो मराठी राजा थे, किंग थे संभाजी महाराज, उनको केंद्र में बनाकर ये फिल्म रची गई है। छावा नाम की एक का उपन्यास लिखा गया था, और उसका मतलब होता है शावक, और उस उपन्यास पर आधारित है ये फिल्म। लेकिन इस फिल्म में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि ये दरअसल इतिहास को नहीं डिपिक्ट करती है, इतिहास को चित्रित नहीं करती है, ये इतिहास को तोड़ती मरोड़ती है, और एक जो हिंदुत्व का नरेटिव संघ परिवार बना रहा है, चला रहा है, उसको पुष्ट करती है। आप देखिए कि इसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी की, कई और बीजेपी के नेताओं ने की, और उसकी तारीफ किए जा रहे हैं, और उसको फ़ायदा मिल रहा है। और ये जो ऐतिहासिक फिल्मों की कैटेगरी में प्रोपेगेंडा फिल्म आती हैं, वो उस तरह की फिल्में, इस तरह की कई और फिल्में अभी हाल में ही आ चुकी हैं। तो इसमें संभाजी महाराज की छवि को बहुत महिमा मंडित करने की कोशिश की गई है, और उनके जो नकारात्मक पहलू हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब यही जो सवाल है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी से पत्रकारों ने कर लिया, और इसके जवाब में अबू आज़मी ने कोई बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी संभाजी महाराज के बारे में नहीं की। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि छावा जो है वो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ न्याय नहीं किया है उसने, या ऐतिहासिक तथ्यों से वो दूर है। एक दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि औरंगज़ेब के बारे में जो इसमें कहा गया है वो पूरा सच नहीं है। औरंगज़ेब उतना क्रूर नहीं था जितना इसमें दिखाया गया है, और औरंगज़ेब के ज़माने में हिंदुस्तान की जो सरहदें थीं
वो अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैली हुई थी। और औरंगज़ेब के ज़माने में ही भारत की जो जीडीपी का हिस्सा था दुनिया की अर्थव्यवस्था में, वो 24% था। वो ऐतिहासिक था, वो शिखर था। आज आप जानते हैं कि हमारी जो हिस्सेदारी है विश्व की जीडीपी में, वो 6-6.5% के आसपास है। 24%, 6.5%। औरंगज़ेब के जाने के बाद मुग़ल शासन का पराभव होता है और अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज फिर लूटपाट मचाते हैं। और हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है, आज़ादी जब हमें मिली थी तो उस समय 3-4-5% के आसपास होती थी। और आप समझ सकते हैं कि उस समय औरंगज़ेब के राज में भारत कितना समृद्ध था, और अंग्रेज जब लूटपाट कर चले गए तो भारत को कितना विपन्न करके गए। तो ये एक तथ्यात्मक सच है, ये इतिहासकार सिद्ध करते हैं। इतिहासकारों ने औरंगज़ेब के बारे में और भी बहुत सारी बातें कही हैं कि उसने मंदिर भी तोड़े और मंदिरों को मदद भी दी। तो दोनों पहलू थे उसके। और उसके जो शासन में थे वो सबसे ज़्यादा भागीदारी हिंदुओं की थी उस समय। उसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को अपने दरबारों में रखा, अपने सेना में रखा, अपने जो अधिकारी थे उनको उसमें उनको जगह दी। तो ये औरंगजेब के शासनकाल का एक दूसरा पक्ष है। हर राजा पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं होती। यही बात संभाजी महाराज के बारे में भी थी। संभाजी महाराज को छावा फिल्म में बहुत गौरवान्वित किया गया, उनको महिमा मंडित किया गया, लेकिन ये सच नहीं था। पूरा सच तो बिल्कुल भी नहीं था। संभाजी महाराज के बारे में मैं आपको बता दूं कि सावरकर ने हिंदू पद पादशाही में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि संभाजी राज्य का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य थे। फिर से सुन लें, संभाजी राज्य का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य थे। वो माफ कीजिएगा, वो गुस्सैल, शराबी और महिलाओं के प्रति आसक्त थे, जिसने उनकी योग्यता को और बढ़ा दिया। गोलवरकर ने बंच ऑफ थॉट्स में भी ऐसी ही बातें कही हैं। ये देखिए कि संभाजी महाराज के चरित्र पर सीधे टिप्पणियां की हैं। वो गुस्सैल थे, शराबी थे और महिलाओं के प्रति आसक्त भी थे। और भी तथ्यात्मक ऐतिहासिक तथ्य ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि वो बहुत क्रूर थे। जब हमला करने जाते थे तो उनकी सेनाएं लूटपाट, बलात्कार, हत्याएं करती थीं। ये रिकॉर्डेड है। उन्होंने जो पुर्तगाली शासन था गोवा में या दूसरी जगहों पर जब आक्रमण किए तो वहाँ भी उन्होंने इसी तरह की क्रूरता दिखाई थी। दूसरा, शिवाजी महाराज के प्रति उनकी नाराज़गी थी और उनका साथ छोड़कर वो औरंगज़ेब के दिलेर खान से जाकर मिल गए थे। औरंगज़ेब ने उन्हें मनसबदार भी बनाया था, यानी अपने पिता से विश्वासघात करके वो औरंगज़ेब के पास चले गए थे। तो इतनी सारी बातें संभाजी महाराज के बारे में इतिहास में दर्ज हैं। अगर उनका कोई उल्लेख करेगा तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? इतिहास को तो इतिहास के नज़र से देखना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। और ये भी एक तथ्य है कि संभाजी महाराज ने अपने जो सौतेले भाई थे राजा राम, उनको और उनकी माँ को बंदी भी बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, लेकिन ये छावा फिल्म में ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो एक हिंदू छवि गढ़ी जा रही थी उनकी। उनको ये इस तरह से पेश किया जा रहा था कि उन्होंने मुसलमानों से लोहा लिया, जबकि वो औरंगजेब के साथ मिलकर हिंदू राजाओं पर भी हमला कर रहे थे। उन्होंने अकेले भी हिंदू राजाओं पर और हिंदू राज पर हमले किए। ये सारी चीज़ें, तो राजा होता है, वो अपने राज्य के विस्तार के लिए जहाँ गुंजाइश देखता है वो इसकी परवाह नहीं करता कि वहाँ हिंदू बादशाह है या वहाँ हिंदू राजा है, और वो उसी तरह से आक्रमण करता है, उनके राजपाट को लूटता है, वहाँ की जनता को, प्रजा को अपमानित करता है।
और पीड़ित करता है, उत्पीड़न करता है, ये सारे काम करता है। ज़्यादातर राजा यही करते थे। शिवाजी महाराज इस मामले में अपवाद थे। उन्होंने कभी किसी महिला को हाथ नहीं लगाया, बल्कि जब उनके सैनिक एक महिला को उठाकर ले आए तो उन्होंने उसे बाइज्जत वापस भेजा। और सावरकर को ये बात पसंद नहीं आई। सावरकर लिखते हैं कि शिवाजी महाराज को उस महिला के साथ वही करना चाहिए था, यानी रेप करना चाहिए था। ये उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तो सावरकर किस तरह की सोच वाले थे आप इससे समझ सकते हैं, और शिवाजी महाराज किस तरह के सोच के थे ये भी समझा जा सकता है। तो ये विवाद जो है वो हमें एक सीख देता है। हमें सीख ये देता है कि ये जो इतिहास के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कुछ व्यक्तित्वों को, इतिहास पुरुषों को बहुत ही चमकदार छवियों में दिखाया जा रहा है और कुछ को लांछित बदनाम किया जा रहा है, ये दरअसल राजनीति का एक हिस्सा है। राजनीति करने का एक हथकंडा है, एक हथियार है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश कीजिए और जन भावनाओं को उसी के आधार पर उभार कर अपनी राजनीति को, अपने वोट बैंक को मजबूत कीजिए। तो बीजेपी की जो राजनीति है, जो हिंदुत्ववादियों की राजनीति है, जो संघ परिवार की राजनीति है, वो ये है कि जितने भी मुस्लिम राजा हैं सबको, सबके मुंह पर कालिख पोत दो, सारे को क्रूर, नृशंस, बर्बर, बलात्कारी, मंदिर तोड़ने वाला, धर्म परिवर्तन कराने वाला, ये सब पर चस्पा कर दो और उसके बहाने आज के मुसलमानों को बदनाम करो। आपने सुना होगा कि मुसलमानों को बाबर की औलादें, औरंगजेब की संतान, इस तरह के गालियों से नवाजा जाता है। तो ये एक औजार है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इतिहास भी, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का एक औजार है, हथियार है, जिसको बीजेपी और हिंदुत्ववादी परिवार जो संगठन हैं वो खूब जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बीमारी इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की हमारे फिल्मी जगत में भी पहुंच गई है, और एक के बाद एक इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं जो समाज में दुर्भावना पैदा कर रही हैं, दूरियां पैदा कर रही हैं, और लोगों के मन में गलत सूचनाएं, गलत एक फेक हिस्ट्री भर रही हैं, जो कि भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत इतना विशाल देश है, बहुत प्राचीन देश है, इतनी संस्कृतियां, इतने धर्म, इतने भाषाएं मिलजुल कर यहाँ इतने वर्षों से रह रही हैं। थोड़ा बहुत खटपट होना तो लाजमी है, लेकिन अब जो हो रहा है ये लगभग पार्टीशन के पहले जो हुआ था, जिस तरह की माहौल बनाया गया था और उसकी वजह से देश बटा था, ये उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आंतरिक विभाजन देश का हो चुका है, कर दिया गया है। यानी हिंदू मुसलमान के बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, खाई चौड़ी कर दी गई हैं, और ये सब आगे भी किया जा रहा है। ये सब राजनीति का हिस्सा है, ये समझने की ज़रूरत है, और इतिहास को देखने का नज़रिया विकसित करने की ज़रूरत है कि हम फिल्मों को देखकर इतिहास नहीं समझेंगे। हमें इतिहास के जो कहना चाहिए कि बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जो इतिहासकार हैं, उनसे इतिहास के सबक लेने चाहिए, समझने चाहिए कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और इसीलिए ये जो घटना है अबू आज़मी की, इसको तुरंत अपने दिमागों से हमें बाहर कर देना चाहिए, ये समझ के कि ये राजनीति का खेल है और कुछ नहीं है। और औरंगज़ेब ना तो बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा था, संभाजी महाराज ना तो बहुत बिल्कुल साफ सुथरे थे और ना ही पूरी तरह से उथले थे, क्योंकि वो भी बहुभाषी थे, उनको संस्कृति का अच्छा ज्ञान था और वो कविता वगैरह भी लिखते थे। तो एक उनकी बौद्धिक समझ भी थी, ये भी है, उनका एक पक्ष ये भी है। अगर वो क्रूर थे, महिलाओं के बारे में उनका चरित्र थोड़ा गड़बड़ था, गुस्सैल थे, तो ये पक्ष भी उनका था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।